हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन कम्युनिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में लोक नाट्य के संबंध में। इससे पहले हम लोकगीत और लोक नृत्य दोनों को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे जब लोक नाट्य के संबंध में अर्थात नाटक के संबंध में, तो मध्य प्रदेश में लोक नाट्य को 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 भाग कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। पहला है मालवा के लोक नाट्य, दूसरा है निमाड़ के लोक नाट्य, तीसरा बुंदेलखंड और चौथा बघेलखंड। मतलब जैसे हमने बाकी सबको बांटा वैसे हम इसे भी बांटेंगे। मालवा के लोक नाट्यों की बात करते हैं तो मालवा में माच, भवई और कठपुतली दिखाई देते हैं। निमाड़ में रासलीला और गम्मद, बुंदेलखंड में स्वांग, अखाड़ा, नौटंकी, खम्भ, स्वांग आदि दिखाई देते हैं। ये कोरकू जनजाति नहीं होगा यहाँ पे। बघेलखंड में नौटंकी, मनसुखा, छाहुर, रास, लकड़बग्घा, जिंदबा, हिंगोला, कर्मा और चंदौनी दिखाई देते हैं। चलिए सबसे पहले मालवा की लोक नाट्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो लोक नाट्य हमें दिखाई देता है वो है माच। माच की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होगा कि माच जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य की लोक नाट्य के दर्जे में दिया गया है। तो मध्य प्रदेश द्वारा माच को राज्य की लोक नाट्य घोषित किया गया है। इसके अलावा यह जो लोक नाट्य है यह किस क्षेत्र का है, तो यह मुख्यतः मालवा का है। मालवा के अंतर्गत भी किस जिले का है, तो यह है उज्जैन जिले का। इस लोक नाट्य का जो प्रारंभ है वो रात्रि के समय में पहले पहर में किया जाता है। इसके अलावा हमें एक चीज़ और याद रखनी है कि ये जो है ये गम्मद का संशोधित रूप है। अब गम्मद क्या है, देखिए हमने अभी देखा था कि निमाड़ में एक लोक नाट्य है जिसका नाम है गम्मद, और गम्मद का ही संशोधित रूप माना जाता है माच को। नेक्स्ट चलते हैं हम भवई। भवई जो लोक नाट्य है वो भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। इतना आपको याद रखना है। किस क्षेत्र में, तो मालवा के क्षेत्र में किया जाता है। बस आपको बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं करनी, आपको इतना पता होना चाहिए कौन सा लोक नाट्य किस क्षेत्र में आता है, हो गया बस। नेक्स्ट चलते हैं कठपुतली। कठपुतली मालवा के क्षेत्र में किया जाता है, परंतु ये राजस्थान से बहुत ज़्यादा प्रेरित लोक नाट्य है। तो इस कारण से जो कठपुतली है वो मालवा के क्षेत्र में और राजस्थान से प्रेरित है। इसमें कहानी सुनाई जाती है, कठपुतली के इशारे कर करके कहानी भी सुनाई जाती है। निमाड़ के लोक नाट्य, सबसे पहले हम देखेंगे गम्मद। गम्मद की जब हम बात करते हैं तो यह जो लोक नाट्य है इसमें विभिन्न प्रकार की वेशभूषा धरी जाती है। इसके साथ में हम देखते हैं कि इस लोक नाट्य में यह गणगौर के समय या फिर नवरात्रि के समय या इसके अलावा गणगौर, नवरात्रि या इसके अलावा दिवाली या फिर किसी अवसर के समय में किया जाता है। यह जो है इसमें विभिन्न प्रकार की वेशभूषा और स्वांग धरे जाते हैं। स्वांग का मतलब होता है किसी को ये प्रिटेंड करना कि हम ये हैं, बल्कि आप वास्तव में भी वो नहीं होते। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कोई व्यक्ति जो है इस लोक नाट्य में हाथी बन गया, कोई शेर बन गया, इस प्रकार के स्वांग। किसी ने कृष्ण का स्वांग धर लिया, किसी ने राधा का स्वांग धरा, तो बिल्कुल वही सारी चीज़ें हैं। बहरूपिया बोलते हैं ना एक तरीके से हम, तो वैसा कुछ। बात करते हैं रासलीला की। तो रासलीला जो है वह भी हमने देख चुके हैं हम कि रासलीला जो है यह इस क्षेत्र में की जाती है। इसके अलावा ये भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित है। तो कृष्ण लीला पर आधारित होती है। इसमें एक राधा और एक कृष्ण बनते हैं और बाकी जो रहेंगे वो अन्य गोपियाएं बनती हैं। बुंदेलखंड के लोक नाट्य, देखिए मालवा हो गया, निमाड़ हो गया, अब हम देख रहे हैं बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड में स्वांग, स्वांग का मतलब हम देख चुके हैं कि रूप धरने वाला। तो रूप धरने के बाद जो नाटक किए जाते हैं वो स्वांग के अंतर्गत आते हैं। रागनी, रागनी जो नृत्य है ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये किस क्षेत्र में होता है, तो ये होता है ग्वालियर के क्षेत्र में। रागनी जो नाट्य है वो ग्वालियर के क्षेत्र में होता है, इस कारण से महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये कौन सी जनजाति करती है, तो यह जो नाट्य है यह करती है सहरिया जनजाति। तो सहरिया जनजाति इस नाट्य का आयोजन करती है। अखाड़ा, अखाड़ा जो नाट्य है इसमें मुख्यतः क्या होता है, ये इमेज यहाँ पे गलत लगी है, यहाँ पे ये इमेज नहीं होनी चाहिए। अखाड़ा का मतलब क्या होता है कि शारीरिक गतिविधियों को दिखाया जाना। शारीरिक गतिविधियों को दिखा के जो नाट्य किया जाता है वो अखाड़ा के अंतर्गत आता है। रामलीला,
रामलीला जो है यह मुख्यतः दशहरे के समय में आयोजित किया जाने वाला नाट्य है। इसमें भगवान श्री राम के पूरे जीवन को दिखाया जाता है, पूरी दृष्टि दिखाई जाती है, उनकी पूरी रामायण की कथाएं यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती है रामलीला के अंतर्गत। इसके अलावा हमें याद रखना है कि दतिया जिले के अंतर्गत रामलीला का मेला भी लगता है। फिर आता है बघेलखंड के लोक नाट्य। पहला है छाहुर, मनसुखा और नौटंकी। देखो छाहुर जो है ना, यह लोक नाट्य, ये आप देख सकते हैं, ये लोक नाट्य में अलग अलग प्रकार की कहानियां बताई जाती, किस क्षेत्र का, बघेलखंड का है। मनसुखा जो है यह एक प्रकार का रास, एक प्रकार की रास है और रास लीला भी इसे कहा जाता है। और मनसुखा को मनसुख लाल भी कहा जाता है, मनसुख लाल, ठीक। नौटंकी, नौटंकी ये वही है जिसका उदय जो है एक तरीके से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा किया गया था, तो ये उसी नौटंकी की बात हो रही है। रास, रास भगवान कृष्ण, राधा एवं गोपियों पर आधारित होता है। इसका मुख्य केंद्र भगवान कृष्ण एवं गोपियां होती हैं। लकड़बग्घा, यह भी किस क्षेत्र में होता है, तो हमने देख लिया। जिंदबा, हिंगोला, इतना महत्वपूर्ण नहीं, सिर्फ याद रखना है किस क्षेत्र में होता है, तो हमको पता है। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश में प्रमुख रंगकर्मियों की। रंगकर्मी का क्या मतलब होता है, पहले तो ये समझिए। देखिए मध्य प्रदेश में लोक नाट्य हमने देखे, अब कौन कौन व्यक्ति ऐसे थे और इन्होंने कौन कौन से लोक नाट्य किए, कौन कौन से नाटक बनाए, कौन कौन सी किताबें लिखी, किस किस क्षेत्र में नाटक किए, ये हम देखेंगे। अब मतलब कलाकारों की बात हो रही है कि कौन कौन से नाट्य कलाकार हमें देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले जिनका नाम आता है वो है श्री हबीब तनवीर। हबीब तनवीर जी की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होगा कि हबीब तनवीर जी का जन्म जो है वह 1923 में हुआ था। तो वर्ष 1923 में इनका जन्म हुआ, कहाँ हुआ था, तो रायपुर में हुआ था। और रायपुर उस समय में मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था। तो तात्कालिक मध्य प्रदेश में हबीब तनवीर जी का जन्म हुआ। ये एक कवि, शायर और निर्देशक भी रहे हैं, कवि रहे हैं, एक शायर रहे हैं, इसके साथ में यह व्यक्ति एक निर्देशक भी रहे हैं। निर्देशक का मतलब क्या होता है, डायरेक्टर, जो मूवी वगैरह बनाते हैं ना, वो डायरेक्टर रहे हैं श्री हबीब तनवीर जी। इनकी कुछ किताबें बहुत ज़्यादा फेमस है, कुछ नाटक इनके बहुत फेमस है जो हमको याद रखना है। पहला नाटक जो उनका फेमस है वो है आगरा बाजार, दूसरा है चरणदास चोर, और तीसरा है शाजापुर की शांति बाई। ये सबसे ज्यादा प्रमुख है। अगले हम बात करेंगे तो अगले जो हमें प्रमुख रंगकर्मी दिखाई देते हैं उनका नाम है श्री बाबा डीके। बाबा डीके की जब हम बात करते हैं तो बाबा डीके का जन्म वर्ष 1919 में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश के नीमच जिले के अंतर्गत हुआ था। और नीमच कहाँ पड़ता है, तो उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है, जो कि राजस्थान से जुड़ा हुआ क्षेत्र भी है। ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने इंदौर में नाट्य भारती की स्थापना की, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, नाट्य भारती की स्थापना। इसके अलावा इसी नाट्य भारती को आज लिटिल थिएटर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। इनकी एक रचना रही है जिसका नाम है अकाल तांडव, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। किसकी, बाबा डीके की। श्री बंसी कौल, बंसी कौल जी का जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ था, लेकिन इनका जो निवास है वह हमारे यहाँ भोपाल में हुआ था। बंसी कौल जी का जन्म जम्मू कश्मीर में परंतु निवास भोपाल में हुआ था। इन्होंने एक संस्था है जिसका नाम है रंग विदूषक। तो रंग विदूषक संस्था में अपना बहुत ही ज्यादा योगदान दिया और इस संस्था की स्थापना भी की। इसके अलावा इन्हें कालिदास सम्मान और पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो कालिदास सम्मान और पद्म पुरस्कार, पद्मश्री से भी सम्मानित इन्हें किया गया है, श्री बंसी कौल जी को। तो विभू कुमार जी जो है ये भी एक प्रमुख इतिहासकार रहे हैं। इनका जन्म सागर के अंतर्गत हुआ था, परंतु इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ को बनाया। वही श्री नरहरि पटेल जी की बात करेंगे जो हमें दिखाई दे रहे हैं। इनका जन्म सैलाना रतलाम में हुआ था
और इन्होंने अपना जो कार्य क्षेत्र है वो इंदौर जिले को बनाया था। इस प्रकार से हम मध्य प्रदेश में प्रमुख रंगकर्मियों को पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश में लोक चित्रकला। लोक चित्रकला का मतलब क्या होता है? मतलब पेंटिंग हमें बतानी है कि लोक चित्रकला किस क्षेत्र में कौन कौन सी विशेष पाई जाती है। सबसे पहले हम देखेंगे मालवा की चित्रकला। सहनावी, मालवा की सबसे पहली चित्रकला सहनावी होती है। हम फोटो से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो चित्रकला है ये दीवारों पर की जाती है, गोबर से की जाती है और अलग अलग देवी देवता बनाए जाते हैं इसमें। नेक्स्ट है संजा। देखो जो संजा माई के गीत हम गाते हैं ना, तो ये वही संजा माई की पेंटिंग है जो कि दीवारों पर ही की जाती है। इसके साथ में इसका पूजन भी किया जाता है। संजा गीत में हमने देखा था कि मालवा के क्षेत्र में इसका पूजन किया जाता है, तो ये पेंटिंग बनाई जाती है। उस पेंटिंग को विभिन्न विभिन्न तरीके से सजाया जाता है। फिर किशोरियों के द्वारा इसका पूजन होता है और पूजन करते समय जो किशोरियां गीत गाती हैं उसे ही संजा गीत भी कहा जाता है। फिर आता है मांडना। जब हम मांडना की बात करते हैं तो इसे रंगोली कहा जाता है। ये जो है यह दीपावली के अवसर पे बनाई जाती है। इसके अलावा किसी भी घर में जब भी कोई शुभ कार्यक्रम होता है तो उस समय में मांडना बनाया जाता है, जिसे नॉर्मल लोग रंगोली भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार की रंगोली हमको देखने के लिए मिलती है ना, ये एक ही नहीं है, अलग अलग तरह की भी हमको देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा दिवासा। दिवासा की जब हम बात करते हैं तो यह जो है यह भित्ति चित्रकला है। भित्ति चित्रकला का क्या मतलब होता है? देखो एक प्रकार की चित्रकला होती है भित्ति चित्रकला, मतलब दीवारों पर की जाने वाली चित्रकला को भित्ति चित्रकला कहते हैं। तो ये दिवासा जो है वह भित्ति चित्रकला है और दीवारों पर की जाती है। और कब की जाती है? तो यह श्राद्ध पक्ष पर की जाती है, श्राद्ध पक्ष पर। चित्रावण। चित्रावण आप देख सकते हैं, चित्रावण का सीधा मतलब है कि यह भी दीवारों पर की जाती है और दीवारों पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं और हम लोगों को बताते हैं कि भाई हमने ऐसे ऐसे चित्र बनाए हैं और उनमें हमें बहुत सारी अलग अलग चीजें जैसे कि घोड़ा, शिकारी, लोग, सब कुछ दिखाई देता है। पागलिया चित्रकला की बात करेंगे तो पागलिया चित्रकला जो है वो छोटे बच्चे के जन्म के समय बनवाई जाती है। इसका सीधा आश्रय होता है कि छोटा बच्चा जब जन्म लेके घर आता है ना, घर में प्रवेश करता है, तो उसके शुभ पैरों को संकेत के रूप में बनाया जाता है। पैरों की थाप पे हल्दी के निशान बनाए जाते हैं उसके पैरों के साइज के। इसके अलावा घर को बहुत अच्छे से सजाया जाता है, रंगोली बनाई जाती है। तो ये पागलिया जो है वो छोटे बच्चे के जन्म के समय बनाया जाने वाली चित्रकला है। कांचली भरण। कांचली भरण जो है ये हमने एक फोटो लगा के रखी है। कांचली भरना क्या होता है? जब लड़कियों का विवाह होता है, दुल्हनें जब तैयार होती हैं तो उनकी आंखों के ऊपर यहाँ पे आपने देखा होगा ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये डिज़ाइन बनाई जाती है और इस डिज़ाइन को ही कांचली भरना कहा जाता है। तो ये मुख्यतः बंगाली जो शादियाँ होती है ना उनमें हमें दिखाई देती है, लेकिन हमें इस जगह पे भी, इस क्षेत्र में भी हमें यह परंपरा दिखाई देती है कि दुल्हनों के माथे पर कांचली भरी जाती है। थापा। थापा की बात करेंगे तो किसी भी शुभ अवसर पर जब नव विवाहित युवक और युवती घर आते हैं तो उस समय उनके हाथों को लेकर हल्दी के थाप से या फिर महावर के थाप से दीवारों पर निशान बनाए जाते हैं और वो जो भित्ति चित्रकला दीवारों पर बनाई जाती है वही थापा कहलाती है। अब इसमें हम या तो स्त्री पुरुष के भी हाथ रख सकते हैं या जब छोटे बच्चे घर आते हैं तो उनके हाथों को लेकर भी ये चित्रकला बनाई जाती है, तो हम इसको भी रख सकते हैं। संजा फुली जो है वह जैसे कि हमने संजा माई की डिजाइन देखी थी ना, वैसे ही यह भी भित्ति चित्रकला है एक तरीके की, गोबर से निर्मित की जाती है। इसके अलावा केवल गोबर से नहीं, गोबर से, मिट्टी से, आदि चीजों से भी यह निर्मित की जाती है। इसे बहुत अच्छे से सजाया जाता है और दीवारों पर बनाया जाता है, आप देख सकते हैं। और फिर बाद में इसकी पूजा होती है। मूर्धन। मूर्धन जो है ये एक विशेष प्रकार की पूजा हमें एक चित्रकला दिखाई देती है। इसमें भगवान को सूर्य, चंद्र, स्वास्तिक हर प्रकार के ईश्वर को बनाया जाता है। पूरी प्रकृति पूजा की जाती है इस चित्रकला के आधार पर। इसके अलावा हम देखेंगे नेक्स्ट जिरोती। जिरोती भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बुंदेलखंड की चित्रकला।
बुंदेलखंड की चित्रकला में हमें सबसे पहले जो दिखाई देती है वो है सुरौती चित्रकला। सुरौती चित्रकला जो है यह दिवाली के समय बनाई जाती है और इसे बुंदेलखंड की सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्रकला माना जाता है। तो बुंदेलखंड की सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्रकला जो है वो सुरौती है, जो कि दिवाली के समय में बनाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं मोरेते। मोरेते जो है यह चित्रकला बनाई जाती है हाथों से। इसके अलावा एक चीज़ आपको और याद रखना है कि यह चित्रकला जो है वह विवाह के समय बनाई जाती है। या तो आपको ऐसी कुछ चित्रकला दिख जाएगी आज के समय में, या तो दूसरी चीज़ ये है कि घरों की दीवारों पे दुल्हा दुल्हन के हाथों से हल्दी से वो बनाए जाते हैं, आकार बनाए जाते हैं, थापा जाता है। तो जो छाप पड़ती है ना, उससे ही मोरते भी कहा जाता है। नौरता। नौरता की जब हम बात करते हैं तो माता दुर्गा के देखो छोटी कन्याओं के द्वारा नवरात्रि के समय में पीली मिट्टी से, लाल मिट्टी से और हल्दी से माता दुर्गा की सुंदर मूर्तियां या सुंदर पेंटिंग्स बनाई जाती है, उन्हें ही नौरते के अंदर रखा जाता है। दूज पूजा की जब हम बात करते हैं तो दूज पूजा में हमें विभिन्न प्रकार की आरतियां दिखाई देती हैं, जिसमें हम भगवान गणेश जी को देखते हैं, क्योंकि गणेश जी जो है वो सर्वप्रथम पूजनीय देवता है। तो गणेश जी को समर्पित हमें ये पूजाएं दिखाई देती हैं या ये मूर्तियां दिखाई देती हैं। चौक की जब हम बात करते हैं तो घर में जब भी कोई शुभ काम होता है तो उस समय हम चौक बनाते हैं और चौक बनाने के बाद इसके ऊपर पटा रखते हैं और पटे के ऊपर भगवान का आसन जमाते हैं। अर्थात चौक एक प्रकार की वह डिज़ाइन है जिसके ऊपर भगवान जी खुद बैठते हैं आकर ना। तो चौक किससे बनाई जाती है? देखो, चौक आटे से बनाई जाती है, गेहूं के आटे से या फिर चावल के आटे से या फिर किसी और चीज़ से। मामूलिया की जब हम बात करते हैं तो मामूलिया जो है वह नवरात्रि के अवसर पर गोबर से बनाई जाने वाली चित्रकला है, और गोधन गोवर्धन ये भी सेम टू सेम है, गोबर से ही बनाई जाती है। बघेलखंड की चित्रकला। देखो, बघेलखंड की सबसे पहली चित्रकला जो है नौरान नमे चित्र। इस चित्र में नौ दुर्गा के समय में माता दुर्गा के चित्र बनाए जाते हैं, माता दुर्गा की पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, यही नौरान नमे चित्र कहलाते हैं। इसके बाद जब हम बात करते हैं कोहबर चित्र की, तो कोहबर जो चित्र है ये हमें दिखाई देता है कि यह विवाह के अवसर पर बनाए जाते हैं। और विवाह के अवसर पर क्या होता है, जो स्त्री पुरुष या जो नव विवाहित युगल होता है, जो जोड़े होते हैं, वो इस कोहबर चित्र की पूजा करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मोर, मुरैला या फिर मोइरा। तो ये जो चित्रकला है ये हमें बुंदेलखंड और बघेलखंड इन दोनों क्षेत्रों में दिखाई देती है। इसमें किया क्या जाता है, सिंपल सी बात है कि इसमें मोर के विभिन्न विभिन्न आकृति के सुंदर सुंदर चित्र बनाए जाते हैं, जिन्हें ही मुरैला कहा जाता है। छोटी चित्र। छोटे चित्र का मतलब यह है, देखिए, जब बच्चे का जन्म होता है तो छोटे शिशु जन्म के 6 महीने पश्चात या फिर 6 दिन के पश्चात छठी माता का एक चित्र बनाया जाता है और इस छठी माता के चित्र का पूजन किया जाता है। अच्छा, कई लोगों के घर में क्या होता है कि बच्चा जब 6 मंथ का हो जाता है तो उसके बाद पहली बार उसे अन्न चखाया जाता है, तो जिसे ही छठी पूजा कहा जाता है। तो ये भी इसी से संबंधित है, यही छठी माता के चित्र से संबंधित है। तिलंगा चित्र। तिलंगा चित्र जो है वह दीवारों पर, मतलब एक प्रकार का भित्ति चित्र है। पहले बात क्लियर कर लीजिए कि भित्ति चित्र है मतलब दीवारों पर बनाया जाएगा। ये जो है वो तिल के तेल से और काजल से निर्मित की जाती है, दीवारों पर सुंदर पेंटिंग्स बनाई जाती हैं और इसमें आर्टिफिशियल बिल्कुल भी कलर नहीं होते। इसमें जो भी कलर होते हैं वो फ्रूट्स वगैरह से, पत्ते वगैरह से निकाल के बनाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार। मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकारों की बात करेंगे तो नारायण श्रीधर बेंद्रे मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकारों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डॉक्टर मंजूषा गांगुली, ये हमें दिखाई देती हैं। डॉक्टर मंजूषा गांगुली ये भी मध्य प्रदेश की प्रमुख चित्रकार हैं। डॉक्टर रॉबिन डेविड, तो रॉबिन डेविड भी हमको दिखाई देते हैं। डॉक्टर सैयद हैदर रजा। डॉक्टर सैयद हैदर रजा जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं और उनका जन्म मंडला जिले के क्षेत्र में हुआ था और ये मंडला जिले में निवास करते हैं। MS हुसैन या फिर मकबूल फिदा हुसैन, इनका संबंध जो है वह चित्रकला से। देखिए, हम इनके बारे में डिटेल इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस डिटेल को हम मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तियों को करते समय ज़रूर पढ़ेंगे, तो इस कारण से हम इनको आधा छोड़ के चल रहे हैं।
फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प की। हस्तशिल्प का क्या मतलब होता है? हाथों से बनाई गई कलाकृति हस्तशिल्प कहलाती है। मध्य प्रदेश में जब हम हस्तशिल्प की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में आपको विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प दिखाई देते हैं, जैसे कि क्या क्या? लाख शिल्प। लाख शिल्प क्या होता है? देखो, लाख जो है एक प्रकार का प्राकृतिक रेजिन होता है जो कि पेड़ों की छाल से निकलता है, और पेड़ों से निकलने वाले इस रेजिन से विभिन्न प्रकार की कलाकृति बनाई जाती है, चूड़ी बनाई जाती है, कंघी बनाई जाती है और सौंदर्य प्रसाधन की चीजें भी बनाई जाती हैं। गुड़िया कला। देखिए, गुड़िया कला या गुड़िया शिल्प जो है वो झाबुआ का सबसे ज्यादा फेमस है। झाबुआ में जो गुड़िया कला बनाई जाती है इसे जल्द ही जीआई टैग भी मिलने वाला है, ये बात भी आपको क्लियर याद रखनी है। खराद कला का संबंध भी मध्य प्रदेश से ही है। फिर आता है पत्ता शिल्प। अब पत्ता शिल्प क्या होता है? पत्ता शिल्प का मतलब है कि विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे पत्तों को कलेक्ट करके कुछ ऐसी डिजाइन बनाना, जैसे कि ये दिख रही बहुत यूनिक डिजाइन है। ये किसकी है आपको पता होगा शायद, ये एंग्री बर्ड की डिजाइन है, अगर आपने कार्टून देखा हो तो ये जो पत्ते को कलेक्ट करके डिजाइन बनाई जा रही है यही पत्ते शिल्प के अंतर्गत आती है। कठपुतली। कठपुतली का संबंध राजस्थान से है मुख्यतः, लेकिन मध्य प्रदेश के निमाड़ और मालवा वाले क्षेत्र में यह कला हमें दिखाई देती है। इस कले में क्या किया जाता है? कठपुतली का निर्माण किया जाता है और उस कठपुतली के हाव भाव को हम काबू करते हैं और उसे बताते हैं, सामने वाले को कहानी जैसे सुनाया जाता है। चंदेरी साड़ी। चंदेरी साड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है, पूरे विश्व में फेमस है। जैसे कि हमारे यहाँ महेश्वरी साड़ी फेमस है, वैसे ही चंदेरी साड़ी भी बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे कि हम देखते हैं बनारसी साड़ी फेमस है, वैसे ही चंदेरी है। चंदेरी किस क्षेत्र में आता है? तो अशोकनगर वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्रशस्त शिल्प, ये क्या होता है? देखो, पत्थरों को काट कर जो आकृतियां बनाई जाती हैं उन्हें प्रशस्त शिल्प के भीतर रखा जाता है। ये आप मूर्तियां देख सकते हैं, देखिए इसमें एक ही पत्थर रहा होगा और इस एक पत्थर को काट कर इतनी सुंदर माता की मूर्ति या इतनी सुंदर डिजाइन बनाई गई है और इसे ही प्रशस्त शिल्प कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये एक पत्थर है और इस पत्थर को बैठकर ये कारीगर बहुत ही मेहनत और लगन के साथ छांट रहा है, इसे छेनी और हथौड़े की मदद से निहार रहा है। मिट्टी शिल्प। मिट्टी शिल्प की जब हम बात करते हैं तो मिट्टी से जो नई नई चीज़ें बनाई जाती हैं, जो नया नया शिल्प बनाया जाता है उसे मिट्टी शिल्प कहा जाता है। आजकल ना ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। आजकल लोग क्या हो गए, बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ पे ध्यान देने लगे हैं और इन्वायरमेंट का ख्याल रखने लगे हैं, तो वो ज़्यादातर प्लास्टिक चीज़ें यूज़ नहीं करना पसंद कर रहे हैं। वो यूज़ करना पसंद कर रहे हैं जो ऑर्गेनिक हो, जो हम नए तरीके से बना सकें, जो आसानी से पर्यावरण में मिल जाए, घुल जाए, परेशान ना करे आगे चलकर। तो ये मिट्टी की चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी भी मिलती है और बहुत ज़्यादा सुंदर भी लगती है, यूनिक लगती है, प्रीमियम लगती है। कास्ट शिल्प। मध्य प्रदेश में काष्ठ शिल्प की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कितना सुंदर काष्ठ शिल्प होता है। इसके अलावा लकड़ी चीरने का सबसे बड़ा कारखाना मंडला जिले के मनेरी में स्थित है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। धातु शिल्प। मध्य प्रदेश में धातु शिल्प भी मिलता है। धातु शिल्प में कौन कौन सी? तांबा, मैग्नीशियम, अलग अलग धातुओं में जो कलाकृति की जाती है, जो मूर्तियां बनाई जाती हैं, वही धातु शिल्प के अंतर्गत आती है। कंघी कला। देखिए, कंघी कला ना ये बहुत ज़्यादा यूनिक है, पर मुझे मिला, इसकी फोटो एकदम क्लियर मुझे नहीं मिल रही थी, पर ये मुझे गूगल से मिली तो मैंने इसको यहाँ पे लगाया। कंघी शिल्प मतलब कंघी में कुछ प्रकार की डिजाइनें करना, कुछ आकृतियाँ, कुछ रत्न लगा देना, कंघी शिल्प के अंतर्गत आता है। महेश्वरी साड़ी, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महेश्वरी साड़ी जो है वह मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के अंतर्गत है और ये वही क्षेत्र है जो कि अहिल्याबाई होलकर का क्षेत्र था। तो यहाँ पर जो साड़ियाँ बनती हैं ये अपने बॉर्डर के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती हैं और ये पूरी साड़ियाँ अपने हाथ से बनाते हैं लोग और ये बहुत ज़्यादा फेमस भी होती हैं। इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश में संपूर्ण कला एवं संस्कृति की पूरा वीडियो समाप्त कर लिया। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। इसके साथ ही साथ में यदि आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं और आप हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए आपको हमारी दूसरी वीडियो नहीं मिल पाएगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।